हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, हम अपने इस चैनल के अंदर जो आपका यूनिट 3 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, वो आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा जो 3rd यूनिट का पहला पॉइंट है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, चाहे वो आपकी नेट की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी यूपीई एसएससी या यूपीएचईएससी। देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो देखिए, इसका उत्तर हम सबको ही पता है, एंड्रॉयड। हम लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनमें एंड्रॉयड, हम जो फ़ोन सिस्टम होता है उसको यूज़ करते हैं, बस आईफोन में अलग होता है। ठीक है, तो देखिए, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में अधिकतर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित एक मुक्त स्रोत यानी कि एक ओपन सोर्स मोबाइल प्रचालन तंत्र है जो लाइनेक्स पर आधारित है। किस पे बेस्ड है? ये लाइनेक्स पर बेस्ड है। एंड्रॉयड का विकास मुख्य रूप से स्पर्श पटल या टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स के लिए किया जाता है, जिसे हम प्रायः क्या कहते हैं, स्मार्टफोन्स भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। एक कंप्यूटर सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जाता है। तो देखिएगा, एक कंप्यूटर सीडी में कितना कंप्यूटर डेटा भंडारित किया जा सकता है। तो देखिएगा, एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का 680 मेगाबाइट, कितना, 680 मेगाबाइट डेटा भंडारित किया जा सकता है। और देखिए, आपका ये जो प्रश्न है ये आपका यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की परीक्षा में आया था, और साथ ही देखिए ऊपर वाला प्रश्न भी आया था, ये देखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं वापस इसी प्रश्न के बारे में। तो देखिएगा, एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का 680 मेगाबाइट यानी कि 680 MB डेटा जो है हम भंडारित कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज फॉर्मेट है। यह एक प्रकाशीय चक्र होता है जिसमें आंकड़े अंकीय रूप में संचित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भ करता है, बिल्कुल सही। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है। अगर इससे संबंधित आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट थ्योरी, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको यूनिट वाइज सभी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यूनिट 1 की अलग प्लेलिस्ट है, यूनिट 2, 3, 4, 5 सभी की अलग प्लेलिस्ट है। साथ ही प्रैक्टिस सेट भी मैंने वहाँ पर कराए हुए हैं यूपीएचईएससी से संबंधित। तो चलिएगा, देखते हैं इस प्रश्न को। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि सीपीयू जो है ये कंट्रोल नहीं, सेंट्रल, यहाँ पर सेंट्रल वर्ड होना चाहिए था। तो देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू संदर्भित करता है। और आपका एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन पूछा था ना, देखिए, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन इस हिसाब से सही है, क्योंकि यही आपका इनकरेक्ट है। देखिए, ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसे इंटरनेट मेल भी कहा जाता है। इसके द्वारा कोई व्यक्ति इंटरनेट पर दूसरे व्यक्ति को संदेश भेज सकता है। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका विकास टिम बर्नर्स-ली ने, किसने? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। यह एक प्रकार का डेटाबेस है जिसकी सहायता से इंटरनेट पर सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। और एएलयू आपको पता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि इसके अंदर आप गणना कर सकते हैं, आप अर्थमेटिक रूप से कोई भी काम कर सकते हैं, मैथमेटिकली रूप से। ठीक है, तो ये आपका एएलयू है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। तो देखिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिएगा, देखिए,
सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मैंने आपको प्रश्न 3 में बताया था भी सेंट्रल, और वहाँ क्या लिखा था? गलत क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ पे लिखा था कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जबकि एक्चुअल क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्राथमिक मेमोरी से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर हृदय भी कहते हैं। किसको? सीपीयू को, ठीक है। इसीलिए आपका जो सी ऑप्शन था गलत था, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ था। आगे देखिएगा, आईसीसी में सी का अर्थ क्या है? तो देखिए आईसीसी में सी का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे सी का मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेशन, यानी कि संचार, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी देखिए सब प्रश्न आपके यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आ चुके हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है आपका, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चंस हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं धीरे धीरे कराती चली जाऊँ, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो पोस्टपोन होने वाली है। पता नहीं ये सच है या झूठ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी का मापन हम किस में करते हैं? इसका मापन हम करते हैं बाइट्स में। किस में करते हैं? बाइट्स में। देखिए कंप्यूटर मेमोरी का मापन बाइट्स में किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी के मापन निम्न है। 8 बिट्स हमारा बराबर होता है 1 बाइट्स के, यानी कि छोटे छोटे बिट्स जो होते हैं 8 बिट्स हमारे 1 बाइट्स के बराबर होता है। और देखिएगा 1024 बाइट्स हमारा 1 केबी के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट्स हमारा 1 किलोबाइट्स के बराबर होता है, ठीक। फिर आपका 1 केबी या आपका 1024 बाइट्स, ठीक है, ये आपका, देखिए यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है, 1024 किलोबाइट्स नहीं है, ये आपका 1024 बिट्स होगा, 1024 बिट्स, ठीक है। तो ये आपका बराबर होगा 1 किलो बाइट्स के, और फिर 1 किलो बाइट्स आपके बराबर होगा 1 मेगा बाइट्स के, यानी कि 1 MB के। देन आपका जो आपका 1024 मेगा बाइट्स है ये बराबर होगा आपके 1 गीगा बाइट्स के, और फिर 1024 गीगा बाइट्स बराबर होगा आपके 1 टेराबाइट के। ये मैंने आपको एक इसकी ट्रिक भी बताई थी कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1 महात्मा गांधी त पे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए 1 किलोबाइट, फिर आपका इसके बाद क्या आएगा? 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, फिर आपका 1 पेटाबाइट, और फिर क्या आता है? 1 एक्साबाइट, ठीक है, 1 एक्साबाइट, ठीक। तो इसके आगे भी और होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यही आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, अरेंज करने के लिए भी आ जाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? तो देखिएगा बहुत आसान है, मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इनसे मिलकर कौन सा वर्ड बना था? मॉडेम, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन में आपका मॉडेम में आपका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों ही शब्दों से मिलकर बना है, और ये दोनों का ही काम करता है। देखिए मॉडेम की स्पेलिंग क्या है? मॉडेम, ठीक। तो मॉडेम मॉड्यूलेशन, ठीक, और डीमॉड्यूलेशन ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है परीक्षा में। मॉडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक या डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप से भेजती है, और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम से और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। कौन सा? मॉडेम। और देखिए इसके बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर रखा है अपनी वीडियोस में, ठीक है। यूनिट 3 में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? एविविएशंस वाली वीडियोस में मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। देखिए ये मैंने आपको उन वीडियोस में आपको ये इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस मिल जाएंगे। देखिए एल्गोल, ये मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। बायोस को मैंने आपको बताया था होता क्या है, और साथ में देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कैड
कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ये तीनों ही ये तीनों ही आपके सही हो जाते हैं। और देखिए 5GPL, तो इसका मतलब है 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए यहीं आपका ये गलत हो गया है। अब देखिए गलत क्यों है इसे भी देख सकते हैं आप, ये देखिएगा, ये जो है आपका 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपका इसलिए गलत है क्योंकि वहाँ पर पीछे लिखा था 5GPL, जबकि इसको हम ये ना बोल करके क्या बोलते हैं 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसमें जो आपका P है वो साइलेंट है, यानी कि आपका जो इसका फुल फॉर्म होता है या इसका जो एब्रीविएशन होता है, शब्द संक्षेप जो आपका बनता है वो बनता है 5GL, ना कि 5GPL। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यही वाला गलत है ऑप्शंस के हिसाब से, बाकी ये तीनों सही हैं। मतलब अब तो ये सही करके लिख दिया है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए थे वहाँ पर क्योंकि 5GPL लिखा था इसलिए वहाँ पर ये गलत था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है किसके द्वारा या किसके लिए? तो देखिए ये जो आपका एक सॉफ्टवेयर था संदेश पाठक, ये किसके लिए विकसित किया गया था? ये आपका किया गया है किसानों के लिए। किसके लिए किया गया था? किसानों के लिए विकसित किया गया था, जो कि किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी और कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने हेतु नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक, जो कि भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखिए क्लास की फुल फॉर्म ये पूछ रहे हैं क्या है? तो देखिए क्लास की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ क्लास। ये देखिए सभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए आपके ये प्रश्न हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने पर देखिए देखते हैं हमें सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। इसमें देखिए इनपुट डिवाइस, मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर जो है डेटा फीड करते हैं, है ना। तो देखिएगा इनपुट डिवाइस, फिर है आपका MS-DOS, फिर है कंप्यूटर का मस्तिष्क, जो मैंने आपको अभी बताया था। क्या बताया था कंप्यूटर का मस्तिष्क? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो ये आपका ही सॉल्व हो गया C का 2। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर का जनक हमें पता है चार्ल्स बेबेज, मैंने आपको पढ़ाया था। इनपुट सिस्टम, तो देखिए कौन सा है? क्या प्रिंटर इनपुट सिस्टम है? नहीं, प्रिंटर आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। तो देखिएगा इनपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो देखिएगा इसमें हम देख सकते हैं कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। MS-DOS इज रिलेटेड टू योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। MS-DOS क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और लास्ट आपका बचता है प्रिंटर, तो ये आपका इनपुट डिवाइस से आपको मैच करना आपकी मजबूरी है क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि प्रिंटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ये जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और देखिए इनपुट डिवाइस आपका स्कैनर होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे आप किसी पेपर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर कॉपी के रूप में सेव कर लेते हैं, तो दैट इज़ योर इनपुट डिवाइस। बट आपका जो ये प्रिंटर है ये आपका इनपुट डिवाइस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं आप प्रिंटर की सहायता से एक हार्ड कॉपी रिसीव करते हैं, किसी भी पन्ने को आप प्रिंट कर सकते हैं, तो आपके पास हार्ड कॉपी आ गई ना हाथ में, जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आपका गलत है। लेकिन फिलहाल हमें मजबूरी में इस क्वेश्चन के आधार पर, जैसा कि देखिए ये आयोग के द्वारा पूछा गया है, ये आपका UPHESC की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा 2024 में हुई थी, तारीख दी हुई है 7/12/2014 को, तो आपको इस हिसाब से देखिए इसको सुमेलित करना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत प्रश्न है, मतलब क्योंकि इसमें 1 पॉइंट आपका गलत दिया हुआ है। इनपुट डिवाइस आपका प्रिंटर नहीं है, हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन आपका जो है आउटपुट डिवाइस अगर होता तो प्रिंटर आपका करेक्ट हो जाता। लेकिन फिलहाल आप ऐसी स्थिति में इस तरह से मजबूरी में मिलान करके आएंगे, छोड़ना नहीं आपको प्रश्न, ये अपने आप डिलीट हो जाएगा या जैसा भी है। आगे देखिएगा, विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है? विद्यालयों के लिए, स्कूल्स के लिए कंप्यूटर एजुकेशन प्लान या योजना कौन सी है? विद्यालयों के लिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना हमारी ICT है। ICT जो है ये आपका स्कूल्स में यूज़ होता है। ये एक बहुआयामी शब्द है जो एकीकृत संचार व दूरसंचार और कंप्यूटर के एकीकरण के साथ साथ आवश्यक उद्यम सॉफ्टवेयर मिडवेयर की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ICT जो है वो आपका स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये भी आपका देखिए छत्तीसगढ़ की जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा थी उसमें प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट देखिएगा,
कौन से वर्ष में डीडी ज्ञान दर्शन 1 आरंभ किया गया? तो देखिएगा डीडी ज्ञान दर्शन 1 जो आपका चैनल है ये आपका शुरू किया गया था 1997 में। डीडी ज्ञान दर्शन 1 इग्नू के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इसरो के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक शिक्षा मीडिया पहल है। इसे वर्ष 1997 में आरंभ किया गया था। अब देखिए यहाँ पर नाम आया है इसरो का, इसरो का और इग्नू का। तो क्या आप बता सकते हैं इग्नू की स्थापना कब हुई थी और इग्नू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो देखिए इग्नू का जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है और इग्नू जो है आपका इसका स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ठीक है, और इसी तरह से इसरो की यदि हम बात करते हैं और यदि हम बात करेंगे इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डीडी ज्ञान दर्शन 1 आरंभ किया गया था आपका 1997 में। देखिए ये भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में प्रश्न आया था आरपीएससी की, है ना, राजस्थान वाली, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका, उसमें आपकी संस्कृत शिक्षा की जो ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई थी 2020 में, उसमें प्रश्न आया था। आगे देखिएगा किस प्रक्षेपण यान द्वारा एमीसेट EMISAT एवं 28 अन्य उपग्रहों को 1 अप्रैल 2019 में प्रक्षेपित किया गया? तो देखिएगा इसका जो उत्तर है वो है PSLV C45। एमीसेट का फुल फॉर्म जान लीजिए, भले ये प्रश्न अब आज की दृष्टि से आपको इतना महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट EMISAT। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। ठीक है, एक भारतीय जासूसी उपग्रह है ये, कौन सा? एमीसेट। यह है भारत का पहला निगरानी उपग्रह है भाई, तभी तो जासूसी उपग्रह है आपका ये। एमीसेट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, कौन सा? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। एमीसेट को PSLV C45 व्हीकल की मदद से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने इस सैटेलाइट को 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया था। ठीक है, इसरो द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। इसे इसरो और DRDO ने मिलकर बनाया है। भारत ने अपनी पहली जासूसी सैटेलाइट एमीसेट के साथ विदेशों की अन्य 28 सैटेलाइटों को भी लॉन्च किया है। इसमें अमेरिका की 24, ठीक, अमेरिका की कितनी? 24, लिथुआनिया की 2, स्विट्जरलैंड और स्पेन की एक सैटेलाइट शामिल है। फिलहाल इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपका हो जाता है कि एमीसेट भारत का पहला क्या है? जासूसी उपग्रह है। ठीक है, और इसको इसरो और DRDO ने मिलकर बनाया है। और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई है? तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। नेक्स्ट देखिएगा ज्ञानवाणी क्या है? देखिए ज्ञानवाणी FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है। क्या? ज्ञानवाणी जैसे आकाशवाणी था, ठीक है, इसी तरह से आप ध्यान रखिए ज्ञानवाणी रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है। तो देखिए ज्ञानवाणी FM रेडियो की शुरुआत वर्ष 2001 में भारत में एक एजुकेशनल नेटवर्क के तौर पर की गई थी। ज्ञानवाणी के तहत देश भर में सभी FM रेडियो के तौर पर की गई थी। ज्ञानवाणी के तहत देश भर में सभी FM रेडियो चैनल लगभग 60 किलोमीटर एरिया, कितना किलोमीटर एरिया? 60 किलोमीटर एरिया प्रत्येक FM रेडियो स्टेशन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र कवर करते हैं। यह FM रेडियो नेटवर्क लोकल लेवल स्टूडेंट्स के साथ अन्य सभी श्रोताओं की एजुकेशनल, सोशियो कल्चरल आवश्यकताएं पूरी करता है। इस FM चैनल पर स्टूडेंट के लिए इंग्लिश, हिंदी और संबद्ध रीजनल लैंग्वेज में लोकल बेस्ड प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानवाणी की। ओके, आगे देखिएगा शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बहुत आसान है। तो देखिए ये आपका था एड्यूसेट, ये आपका नेट में भी पूछा जा चुका है। एड्यूसेट जी सेट 3 जो एड्यूसेट के रूप में जाना जाता है, पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तथा सुदूर शिक्षा के लिए बना है। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित 2 तरफा संचार उपलब्ध कराता है। तो भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? एड्यूसेट है।
नेक्स्ट देखिएगा एड्यू, एड्यू मीन्स EDU, दैट मीन्स एजुकेशन, इससे याद रखिए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा भारत का सबसे भारी रॉकेट बाहुबली के नाम से जो जाना जाता है वो आपका कौन सा है, वो है आपका GSLV, GSLV Mk3, GSLV Mk3, ठीक है। ये सबसे शक्ति और सबसे भारी आपका रॉकेट है और इसका वजन 640 टन, ऊंचाई 43.43 मीटर है। ये रॉकेट 4 टन वजनी सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक EMIS के विकास का प्रथम चरण क्या है। तो देखिए एक EMIS के विकास का प्रथम चरण लक्ष्य एवं उद्देश्य को परिभाषित करना है। देखिए EMIS ये आपका शिक्षा क्षेत्र के लिए एक प्रबंध सूचना प्रणाली है। EMIS उन देशों पर काम करता है जहां शिक्षा पर उच्च जोखिम के साथ उच्च प्रोत्साहन भी मिलता है। ये भी आपका देखिए राजस्थान की जो आपकी PSC असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। तो EMIS के विकास का प्रथम चरण लक्ष्य एवं उद्देश्य को परिभाषित करना है। EMIS का जो फुल फॉर्म है वो है आपका एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS कहाँ पर है। तो देखिए ये आपका है देहरादून में, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है देहरादून में। देखिएगा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह संस्थान सुदूर संवेदन भू सूचना संस्थिति निर्धारण एवं नौ संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये यूपीजीडीसी आप समझ रहे हैं ना, यूपीजीडीसी की परीक्षा में भी आया है 2017 में, ठीक है। कौन सा प्रश्न, ये वाला आपका। तो देखिए देहरादून में क्या है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोजिला फायरफॉक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखिए ओपन सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है जिसमें सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड, ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड भी मुफ्त में उपलब्ध होता है। उपभोगकर्ता या यूज़र आवश्यकता अनुसार सोर्स कोड में परिवर्तन भी कर सकता है। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये देखिए आपका UGC नेट की परीक्षा में आया हुआ है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशंस। तो देखिएगा 2.0 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी हम बात करेंगे। सीधे उत्तर पे आते हैं। Web 2.0 applications are focused on the ability for people to collaborate and share information online। यानी कि Web 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। क्या, Web 2.0। आगे देखिएगा, Web 2.0 शब्द ऐसे वेब प्रोग्रामों एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है जो पारस्परिक क्रियात्मक जानकारी बांटने, सूचनाओं के आदान प्रदान करने, वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने की सुविधा प्रदान करते हैं। वेब 2.0 के उदाहरण हैं होस्ट सर्विस, वेब प्रोग्राम, सोशल नेटवर्किंग साइट, वीडियो शेयरिंग साइट, विकिपीडिया, ब्लॉग और मैशअप। 2 या अधिक स्रोतों से जानकारी एकत्रित करके बनाया गया वेब पेज व फॉक्सोनॉमी टैगिंग शामिल है। एक वेब 2.0 साइट अपने उपयोगकर्ता यानी यूजर्स को अन्य यूजर्स के साथ वेबसाइट सामग्री देखने या बदलने की अनुमति देती है। क्या, वेब 2.0। नेक्स्ट देखिए इसमें जितने भी वर्ड्स आए हैं ना आपके सामने, ये होस्ट सर्विस, वेब प्रोग्राम, सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है, वीडियो शेयरिंग, ये मैंने सब बता रखा है अपनी वीडियोस में। ये मैशअप वगैरह सब बताया है, ठीक है। आप चाहें तो जाके वीडियोस देख लीजिएगा। मोबाइल फ़ोन पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है। तो देखिए आपको पता है मोबाइल फ़ोन पर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। देखिए प्रश्न UGC नेट का है 2011 का
और अभी यही प्रश्न आपको मैंने ऊपर दिखाया था, आप देखिएगा, ये आपको देखिए रिपीट हुआ है यूजीसी की परीक्षा में। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पहला या दूसरा ही प्रश्न था मेरे ख्याल से, ये देखिए पहला ही प्रश्न था। देखिए स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? एंड्रॉयड, है ना। ये देखिए 2016 में आया है, जबकि नेट में कब आया था? 2011 में। तो ये जो आपके जितने भी PYQs हैं ये आपके सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिएगा, लीजिए अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, एंड्रॉयड लाइनेक्स पर आधारित एक प्रचालन तंत्र है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुख्यतः मोबाइल फ़ोन और टैबलेट कंप्यूटर जैसे टच स्क्रीन उपकरण के लिए बनाया गया है। प्रारंभ में एंड्रॉयड इंक द्वारा विकसित, बाद में गूगल द्वारा आर्थिक रूप से समर्पित और 2005 में खरीदे गए। एंड्रॉयड का अनावरण 2007 में ओपन हैंडसेट अलायंस की स्थापना के साथ किया गया। सबसे पहले एंड्रॉयड संचालित फ़ोन अक्टूबर 2008 में बेचा गया था। सबसे पहला एंड्रॉयड फ़ोन कब बेचा गया था? अक्टूबर 2008 में बेचा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो देखिए इसमें जो सबसे अलग है वो कौन सा है? तो देखिए गूगल, विंडोज़, लाइनेक्स, मैक। कौन सा अलग है? गूगल। गूगल अन्य 3 से भिन्न है। क्यों भिन्न है भाई? क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसने इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में पूंजी लगाई है। यह इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं और उत्पाद आयोजित तथा विकसित करती है। यह मुनाफा मुख्यतः अपने विज्ञापन प्रोग्राम एडवर्ड्स से कमाती है। यह कंपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD के 2 छात्रों लैरी पेज और सरगेई ब्रिन द्वारा संस्थापित की गई थी। इन्हें प्राय गूगल गाइस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, क्या पता परीक्षा में कब पूछ लिया जाए गूगल गाइस कौन कहलाते हैं? तो देखिए लैरी पेज और सरगेई ब्रिन, ब्रिन और ब्रिन और पेज, ऐसे ध्यान रख लीजिए, गूगल गाइस के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिएगा, पाइथन क्या है? ये मैंने आपको बताया था पाइथन क्या होती है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो देखिए पाइथन क्या है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए, सीधे उत्तर पर आते हैं हम। पाइथन, देखिए पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने इसके बारे में सब आपको बता रखा है। पाइथन क्या है, कब इसका आविष्कार हुआ, किसने किया, सब बताया है। तो फिलहाल यहाँ पे आपके दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका अर्थ ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कि यह मुफ्त में प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा? आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और पाइथन इज़ योर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिएगा, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर फॉर डेसिमल नंबर 9? देखिए बाइनरी नंबर्स मैंने आपको बताए थे, 0 और 9 को हम बाइनरी नंबर्स बोलते हैं, और ये मशीनी लैंग्वेज होती है जिसको आपका कंप्यूटर समझता है। तो देखिए बाइनरी नंबर्स फॉर डेसिमल 9 के लिए पूछ रहे हैं कि इसका बाइनरी नंबर आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका बाइनरी नंबर है, हम हमेशा इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा आपका 2 4 ज़ा 8 हो गया, तो कितना बचा? अगर 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसको देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, कितना बचा? 0 बचा। उसके बाद आपका 2 1 ज़ा 1, कितना बचेगा? हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, 0 बचेगा। तो इस तरीके से आप देख लेते हैं कि आपका जो बाइनरी कोड हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। ये हम कैसे चलेंगे? ये हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चल के हम सारी डिजिट्स को ले लेंगे, यानी कि 1 0 0 1। दिस मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इन्होंने सॉल्व करके भी आपका दिखाया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया था। देखिए 2 9 दिया था, 9 को हमें 2 से डिवाइड करना था। 2 4 ज़ा 8, 1 हमारा बच गया। 2 2 ज़ा 4, 0 बच गया। 2 1 ज़ा 2, ये हमारा फिर से 0 बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो दिस मीन्स 1 0 0 1 विल बी योर राइट आंसर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and the second one is labeled as reason। यानी कि कारण कथन आपके ये 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिएगा पहला वाला पढ़ते हैं। इंटरनेट पर डेटा यूज़र यानी डेटा प्रयोक्ता की निजता, प्राइवेसी और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी दांव पर लगी होती है। बिल्कुल सही बात है।
इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं तो जो यूज़र होता है इसकी जो प्राइवेसी है, कोई प्राइवेसी या प्राइवेसी नहीं होती और ना ही सुरक्षा बहुत कम होती है। क्योंकि आप देखिए हम जब वेबसाइट्स पे जाते हैं, साइट्स पे जाते हैं तो हमसे ज़बरदस्ती में कहा जाता है कि आप इस पे एग्री हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा उसमें दिया होता है कि हम लोग बिना पढ़े ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हमारी क्या प्राइवेसी है और क्या ही हमारी सुरक्षा है, आप समझ सकते हैं। नो स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द यूज़र फॉर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द डेटा, यानी कि प्रयोक्ता के द्वारा, यूज़र के द्वारा डेटा की सुरक्षा और निष्ठा हेतु कोई प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? मेरे हिसाब से देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है उसे देख लेते हैं। देखिए अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इंटरनेट पर प्रयोग करते समय कुछ वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस अपने नियमों व शर्तों को स्वीकृत करने को मांगते हैं और प्रयोक्ता यानी यूज़र बिना पढ़े उन्हें बिना समझे स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, टिक लगा देता है। अतः भविष्य में इंटरनेट पर डाटा प्रयोक्ता की निष्ठा और सुरक्षा दांव पर रहती है, जिसे उन वेबसाइटों और एप्लीकेशंस द्वारा वाणिज्य के लिए या सार्वजनिक रूप से साझा किया जा सकता है। अभी आपने पीछे सुना भी होगा कि जो फेमस फ़ोन्स की कंपनी है, आईफोन जो एक कंपनी है, उसने भी अपने यूज़र्स का जितना भी डेटा था उसको आउट कर दिया था, है ना। तो देखिएगा ये सब क्या है, ये हमारी प्राइवेसी का सारा ही हनन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिएगा इसमें आपके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, एंड्रॉयड, iOS, लाइनेक्स, एमएस वर्ड। तो देखिएगा एंड्रॉयड तो आपको पता ही है क्या है, iOS, लाइनेक्स, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए मैंने अपनी जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको सब बताया है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो आप वहाँ जाकर सब देख सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी दो तरह से होते हैं, मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है। एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जनरल पर्पस जो कोई भी काम कर सकते हैं, जनरली यूज़ में लाते हैं, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको। और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर जो कि एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, नोटपैड, मीडिया प्लेयर आदि, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न था इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एमएस वर्ड इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण प्रबंध और अवधारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, ये क्या कहलाता है? तो देखिए ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण प्रबंधन, ठीक है, स्टोरेज मैनेजमेंट और अवधारकों के साथ संप्रेषण संचालन, कम्युनिकेशन करना, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन? आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आगे देखिएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कम से कम सुमेलित है, यानी जो आपको पेयर्स दिए गए हैं आमने सामने, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरह से उसकी बात कर रहे हैं। तो आइए चेक करते हैं। 1 गीगाबाइट 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स, क्या ये सही है? नेक्स्ट है आपका, देखिए LCD। देखिए पहले मैं आपको पहला वाला ही बता देती हूँ, ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे मे बी। 24 बाइट्स आपकी बराबर होंगी 1 KB के, ठीक है, और 1024 KB आपकी बराबर होगी 1 MB के, और 1024 MB बराबर होगी आपकी किसके? 1 GB के। तो देखिए आप बहुत आराम से आप देख सकते हैं, 1 GB ये पूछ रहे हैं, यानी ये पूछ रहे हैं 1 GB, तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, देखिए कितनी बार आपने 1024 लिखा है, 1024 1024 1024 बाइट्स, है ना, ये देखिए बाइट्स। तो दिस मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखिएगा, ये आपका करेक्ट हो गया। देखिए
ये आपका करेक्ट हो गया। दूसरा है आपका LCD। LCD की फुल फॉर्म क्या लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले है? नहीं, ये आपका गलत है। मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी अपने एब्रीविएशंस वाले वीडियो में। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड, लाइट नहीं, लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा USB। USB ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका यूनिवर्सल सीरियल बस से रिलेटेड है। ठीक, ये आपका करेक्ट है ना। और आपका GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या ये आपका करेक्ट है? ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो B वाला ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म ICT इज ट्रू। ICT से संबंधित जो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो कौन कौन से सही हैं, ये आपको पहचानना है। देखिए, ICT शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। देखिए, ICT इंक्रोसिन दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, क्या ये आपका सही है? इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी बिल्कुल गलत है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका आपका सही ऑप्शन होगा ICT का। कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट exemplify ICT include the merging of audio visual टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू अ कॉमन केबलिंग सिस्टम। तो देखिएगा, इसमें दूसरा आपका कह रहे हैं ICT के अंतर्गत वे परिणामी प्राविधिकी सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य, दूसरा दूरभाष और कंप्यूटर यानी संगणक नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। तो क्या ये आपका सही है या गलत है? तो देखिए, इसके उत्तर पे आते हैं ऑप्शन नंबर C। देखिए, ये देखिए, ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से आपका पहला वाला गलत हो गया उधर। ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं ICT के अंतर्गत वो परिणामी प्राविधिकी सम्मिलित है जिसके अंतर्गत श्रव्य दृश्य, दूरभाष और कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली से संयोजित किए जाते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाता है। दूसरा है आपका ICT का प्रयोग ICT रोड मैप में उस मार्ग को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे कोई संगठन अपनी ज़रूरत के साथ अपनाए। तो फिलहाल यहाँ पर आपका जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट था वो आपका करेक्ट हो जाता है, स्टेटमेंट नंबर Q, और जो आपका देखिए ऊपर P था वो आपका गलत हो जाता है क्योंकि इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी ICT फुल फॉर्म नहीं है। आगे देखिए, आई स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर। आई स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर बाय सम वेबसाइट्स इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स प्रेफरेंस इज कॉल्ड। प्रयोक्ता की प्रयोक्ताओं यानी यूजर्स की प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा उस पर निगरानी रखने के क्रम में किसी वेबसाइट द्वारा प्रयोक्ता यानी यूज़र के कंप्यूटर में स्टोर की गई एक लघु टेक्स्ट फाइल क्या कहलाती है? तो देखिए, ये कहलाती है आपकी कुकी। ठीक है, आपने देखा होगा हम कहीं कहीं जब किसी साइट पर विजिट करते हैं तो ये परमिशन आपसे मांगता है कुकी। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्रयोक्ता की प्राथमिकताओं यानी कि जो आपका कोई भी यूज़र है जो विजिट कर रहा है किसी साइट पर, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करता है। तो प्रयोक्ता की प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा उस पर निगरानी रखने के क्रम में किसी वेबसाइट द्वारा प्रयोक्ता के कंप्यूटर में स्टोर की गई एक लघु टेक्स्ट फाइल कुकी कहलाती है। इंटरनेट पर जब कोई वेब पेज खोलते हैं तो कंप्यूटर पर दर्ज एक छोटा टेक्स्ट होता है जिसे कुकी कहते हैं। इसका उपयोग हमारी प्राथमिकताओं को हमारे कंप्यूटर पर स्मरण रखने और फिर से उसी वेब पेज के खुलने पर ब्राउजिंग गतिविधियों को देखने के लिए किया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कुकी कहलाता है। डैश डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को यानी एरर को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, हम उसे कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग। इसका करेक्ट आंसर होगा, नीचे एक ऑप्शन दिया है वायरस, दूसरा दिया है बिट, तीसरा दिया है बग और चौथा दिया है स्पैम। ये मैंने आपको सभी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में बग किसी त्रुटि को दर्शाता है यानी किसी एरर को दर्शाता है। सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, ऐसी एरर या ऐसे दोष को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक आम शब्द है जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। मैंने बताया आपको प्रिंटर की क्वालिटी हम किससे मापते हैं? तो देखिए,
प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो हम डॉट्स पर इंच में मापते हैं, यानी कि 1 इंच में इसमें कितनी डॉट्स हैं उसके द्वारा हम प्रिंटर की क्वालिटी को नापते हैं। जितनी ज़्यादा डॉट्स होती हैं देखिए उतना ही ज़्यादा प्रिंटर की क्वालिटी क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो देखिएगा प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता डॉट्स प्रति इंच में मापी जाती है। डॉट्स प्रति इंच प्रति 1 इंच में ऊर्ध्वाकार यानी कि वर्टिकल तथा ऊर्ध्वाकार यानी कि हॉरिजॉन्टल तथा क्षैतिज यानी कि वर्टिकल रूप में उपस्थित बिंदुओं की कुल संख्या होती है। इसके द्वारा प्रिंट की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। किसके द्वारा? डॉट्स पर इंच के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर्स मेमोरी टाइप्स। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड, यानी कि आपको कंप्यूटर की गति के हिसाब से जो कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार हैं उनको आपको सूचीबद्ध करना है। अब इसमें ये देखना है हाईएस्ट टू लोएस्ट पूछ रहे हैं, ना कि लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो देखिए देखते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, CPU रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, CPU रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, देन मेन मेमोरी, फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा होता है? CPU रजिस्टर्स होता है, फिर आपका कैश मेमोरी आएगा, फिर आपका मेन मेमोरी, फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डेटा, प्रोग्राम और अनुदेशों का स्थायी या अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, CPU रजिस्टर्स, देन कैश मेमोरी, देन मेन मेमोरी और फिर है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन निःशुल्क स्रोत यानी सोर्सेस जो कि आपके फ्री हैं वो सॉफ्टवेयर नहीं हैं? तो देखिएगा पहला ऑप्शन है फेडोरा, लाइनेक्स, ओपन ऑफिस, अपाचे, HTTP सर्वर या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो देखिए आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आपका निःशुल्क सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि आपका फेडोरा, लाइनेक्स, ओपन ऑफिस या आपका अपाचे, HTTP सर्वर ये आपके फ्री सॉफ्टवेयर हैं। देखिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कौन? सॉफ्टवेयर, ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इस तरह सॉफ्टवेयर वह निर्देश होता है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिए जाते हैं। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका फ्यूल है। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन सारी ही चीज़ों के बारे में डिटेल मैंने आपको अपनी मॉर्निंग वाली वीडियोस में बता रखा है। आप चाहें तो यूनिट 3 को जा करके देख सकते हैं। निम्न